अति गंभीर चक्रवात बना यास चल सकती है 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से हवाएं। पटना समेत सभी जिलों में किया गया हाई अलर्ट, सीएम ने लिया जायजा। संभावित तूफान यास को लेकर सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। यास से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में यह कहा कि संभावित यास तूफान से निपटने को लेकर पूरी तैयारी रखें। सभी संबद्ध विभाग अलर्ट रहें। पूरे बिहार में इस तूफान का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए तैयारी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। बिजली आपूर्ति के व्यवधान की स्थिति में सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज का पूरा ख्याल रखा जाए। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें और उसके लिए पहले से ही रणनीति तैयार कर लें। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार व सचिव अनूप कुमार मौजूद थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र पासवान यादव, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित कई अन्य मंत्री, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी AK सिंघल, विकास आयुक्त आमिर सुबाही व कई महकमों के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और सभी तैयारियों की समीक्षा की। 12वीं की परीक्षा अगस्त में कराने के पक्ष में हैं सभी शिक्षक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं की परीक्षाएं कब कराई जाएं, इसके लिए केंद्र ने बोर्ड से 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसी बीच दिल्ली के शिक्षकों का कहना है कि परीक्षाएं कराने में कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। जून में परीक्षाओं की संभावना पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जून में तो कतई परीक्षाएं नहीं कराई जाएं। हाँ, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक परीक्षाएं कराकर सितंबर में परिणाम जारी किए जा सकते हैं। उनका कहना है कि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। दिल्ली के सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स की अध्यक्ष अलका कपूर ने कहा कि अगस्त में परीक्षा कराकर सितंबर में परिणाम घोषित कराना ही उचित रहेगा। जून में तो परीक्षाएं कराना संभव ही नहीं। अभी तो अभिभावक बच्चों को परीक्षा केंद्र पर भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अभी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। बोर्ड परीक्षाएं महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन वे विद्यार्थियों के जीवन से बढ़कर नहीं। ऐसे में अगस्त के तीसरे सप्ताह के बाद ही परीक्षा कराने को लेकर सभी की आम राय बनी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्रों को भेजे सुझाव में यह भी कहा है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यदि ऑनलाइन परीक्षाएं संचालित हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेहद कम हो तभी CBSE की 12वीं की परीक्षाएं ली जाए। परीक्षार्थियों को परीक्षा का शेड्यूल 1 माह पहले मुहैया कराया जाए ताकि परीक्षार्थी परीक्षा के दबाव से उबर सकें। अभी 1-1.5 माह तक परीक्षा लेना मुनासिब नहीं होगा। आज बुद्ध पूर्णिमा के लाइव प्रसारण से जुड़ेंगे PM मोदी। भगवान बुद्ध की 2056वीं जयंती महाबोधि मंदिर में बुधवार को सादगीपूर्ण माहौल में मनाई जाए। इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। मंगलवार की शाम समारोह की पूर्व संध्या पर मुख्य पुजारी भिक्षु चालिंदा व भिक्षु दीनानंद ने पूजा संबंधित सभी तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना महामारी के कारण बुद्ध जयंती समारोह एक वर्चुअल वैसाख दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव प्रसारण के जरिए बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। PM मोदी बौद्ध धर्म के सभी अनुयायियों को संबोधित करेंगे। इससे BTMC वेबसाइट फेसबुक पर लाइव किया जाएगा। इंटरनेट मीडिया को मोहलत तो संभव, लेकिन बेलगाम छूट नहीं। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन में नाकाम रहने वाले फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से वक्त मांगा जा रहा है, तो कुछ पूरी तरह से अभी तक चुप्पी साधे हैं।
माना जा रहा है कि बुधवार को खत्म हो रही समय सीमा में कुछ मोहलत तो दी जा सकती है, लेकिन सरकार के मन में यह बात घर कर चुकी है कि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह निरंकुश और सर्वशक्तिमान नहीं बनने देना है। इतिहास गवाह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कमाई तो भारत में कर रही थी, लेकिन उसके नियम कायदे इंग्लैंड के होते थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये कंपनियां भी कुछ इसी तरह से व्यवहार कर रही। फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां इतना मामूली और जायज़ आदेश मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि वह भारत के अंदर ऑफिस बनाए, ऐसे आधिकारिक नियुक्त करें जिससे कि शिकायत के निपटारे के लिए संपर्क साधा जा सके। क्या इतनी बड़ी कंपनियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई करें और पारदर्शी रूप से यह बताएं कि वह किस आधार पर किसी के पोस्ट को ब्लॉक करता है? क्या संबंधित व्यक्ति को अपनी खास बात करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? बहरहाल अधिकारी मानते हैं कि इन कंपनियों का भारत में बड़ा ग्राहक वर्ग है और ऐसे में उन्हें थोड़ा वक्त मिल सकता है, लेकिन बिना शर्त के ये वक्त उन्हें कतई नहीं मिलेगा। नई ट्रेन और खाली सीट का अब मोबाइल पर मिल पाएगा अपडेट। ट्रेनों में यात्रियों को सीट के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें मोबाइल फ़ोन पर ही ट्रेन में खाली सीट और संबंधित रूट की नई ट्रेन की जानकारी मिल जाएगी। सीट की उपलब्धता को लेकर मोबाइल फ़ोन पर संदेश भेजकर अपडेट किया जाएगा। दरअसल यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य सत्कार साधनों को बढ़ावा देने के लिए और अपने ग्राहकों को सुविधा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जल्द ही पुश नोटिफिकेशन सेवा शुरू करेगा। इसके लिए ICRTC ने निजी कंपनी मैनेजर्स मो मैजिकल टेक्नोलॉजी के साथ करार भी कर लिया है। अभी तक यात्रियों को समय रहते ट्रेन में खाली सीट की जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर सीट की उपलब्धता देखनी पड़ती थी, तभी उन्हें यह मालूम पड़ता था। लेकिन अब ये काम भी रेलवे ने आसान कर दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जे में भूमाफिया और पुलिस का जवान भी है शामिल। राजीव नगर स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जे का तार भूमाफिया सहित अब बिहार के पुलिस से भी जुड़ गया है। बिहार पुलिस में तैनात एक जवान सरकारी जमीन पर कब्जा करने की जुगत में लगा है। पुलिस ने जमीन पर कब्जे को लेकर आमर विकास कुमार सहित 2 पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि विकास की तलाश अभी भी जारी है। कंचनपुरी में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन कब्जाने को लेकर रविवार को 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी। इस मामले में पुलिस के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजीव नगर के कंचनपुरी में बिहार राज्य आवास बोर्ड की कई एकड़ अधिकृत जमीन है। यह जमीन सरकार द्वारा बस स्टैंड व अन्य निर्माण के लिए चिन्हित की गई है। नीरज सिंह और सुनील सिंह के गुट ने दिन दहाड़े गोलीबारी की थी। पूरी दुनिया में बढ़ रहे प्रदूषण में अब पटना भी पीछे नहीं है। पटना में प्रदूषण कम करने को लेकर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हां, 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पटना नगर निगम क्षेत्र अब प्रदूषण कम करने के लिए 150 रुपए खर्च करने वाला है। इसके लिए 50 करोड़ की लागत से स्प्रिंकलर मशीन सहित अन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। 100 करोड़ रुपए के खर्च से जुड़े मद पर 3 दिनों तक बैठक होगी। इसमें तय होगा कि किस किस मद में कितनी राशि है। उसके बाद प्रदूषण खत्म करने के लिए सभी उपकरण खरीदे जाएंगे और यथासंभव प्रयास किया जाएगा पटना से प्रदूषण को दूर करने का। पटना के महावीर मंदिर में बना स्थायी ऑक्सीजन बैंक। महावीर मंदिर में स्थायी ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को 135 छोटे बड़े सिलेंडर्स के साथ महावीर मंदिर न्यास के सचिव
आचार्य कुणाल किशोर ने किया है इसका शुभारंभ। इसमें 100 छोटे सिलेंडर्स हैं जिन्हें मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होने पर उपलब्ध कराया जाएगा। 35 बड़े सिलेंडर्स में ऑक्सीजन का स्टॉक रहेगा। 20,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट कर ज़रूरतमंद ऑक्सीजन भराकर सिलेंडर 1 सप्ताह के लिए घर ले जा सकते हैं। इस दौरान ऑक्सीजन की रिफिलिंग मुफ्त होगी। संबंधित डॉक्टर के परामर्श पर अनुमति लेकर अधिक दिनों तक सिलेंडर का उपयोग किया जा सकेगा। इस विस्तारित अवधि में भी रिफिलिंग मुफ्त होगी। बगैर अनुमति के 1 सप्ताह से अधिक सिलेंडर रखने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि से कटौती की जाएगी। सिलेंडर वापस नहीं करने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। आचार्य कुणाल किशोर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के काल में गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत को देखते हुए 30 अप्रैल से महावीर मंदिर में निःशुल्क ऑक्सीजन रिफिलिंग की सेवा शुरू की गई है। बेऊर जेल के 2611 कैदियों को दी गई कोरोना के टीके की पहली डोज। जेलों में बंद कैदियों के बीच कोरोना संक्रमण न फैले, इसलिए कारा प्रशासन की ओर से सभी उम्र के कैदियों को वैक्सीन का पहला डोज देने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। अब 18 से 45 वर्ष के कैदियों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। बेऊर जेल में मंगलवार को 700 कैदियों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। इससे पहले 1911 कैदियों को पहला डोज दिया जा चुका है। आशा है कि इस पहल से कोरोना संक्रमण पर बहुत तेजी से लगाम लगेगी। कोरोना काल में जहां बच्चों पर हर तरह की पाबंदियां लगी हैं, न वो खेलने जा सकते हैं न ही घर के बाहर, ऐसे में किलकारी बिहार बाल भवन की निदेशिका श्रीमती ज्योति परिहार की ओर से बच्चों को एक अनुपम उपहार दिया गया है चक धूम धूम समर कैंप के जरिए। जी हाँ, चक धूम धूम समर कैंप में बच्चे खूब कर रहे हैं मस्ती। बिहार बाल भवन किलकारी की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रम चक धूम धूम समर कैंप में बच्चे जमकर मस्ती कर रहे हैं। बच्चों ने अपने घर को ही क्लासरूम और छत को ग्राउंड बना दिया है। समर कैंप में नृत्य, नाटक, चित्रकला, हस्तकला, मूर्तिकला और खेल से संबंधित गतिविधियां बच्चे लगातार सीख रहे हैं। बुधवार 26 मई से लेकर 5 जून तक यानी 11 दिनों तक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध पटकथा लेखक गीतकार अशोक मिश्रा 50 बच्चों को फिल्म बनाने की बारीकियों की जानकारी देंगे। फिल्म निर्माण कार्यशाला में बच्चों को एक अच्छा विचार, अपने विचार को एक अच्छी कहानी में कैसे बदलें, अच्छी कहानी क्या है, अपनी कहानी के आधार पर पटकथा कैसे लिखें, स्क्रीन प्ले क्या है, संवाद लेखन, एक निर्देशक की भूमिका, पोस्ट प्रोडक्शन के अलावे कई चीज़ें बच्चों को बताई जाएंगी। आशा करते हैं कि किलकारी की इस पहल से बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार फ्रेजर रोड स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में भगवान बुद्ध की जयंती पर समारोह का आयोजन नहीं होगा, लेकिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पार्क का रंग रोगन किया जाएगा। पार्क के अंदर और बाहर पाथवे का रंग रोगन किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे पार्क की साफ सफाई भी की जाएगी। रंग रोगन के बाद पार्क की खूबसूरती देखने लायक होगी। जयंती पर ऑनलाइन के माध्यम से मन को एकाग्र करने के लिए विपश्यना मेडिटेशन की एक लिंक भी जारी की गई है, जिसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति विपश्यना के माध्यम से अपने मन को एकाग्रचित्त और शांत कर सकता है। एकाग्रचित्त और शांत करने की ये विधि विपश्यना, जिसे भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले अपनी साधना से ढूंढ निकाला था। पाटलिपुत्र विपश्यना केंद्र के इंचार्ज किरीट भयाणी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते विपश्यना केंद्र पूरी तरीके से बंद है। लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन ये प्रशिक्षण सिर्फ पुराने सदस्यों के लिए ही है जो कोर्स कर चुके हैं। बुद्ध जयंती के मौके पर
सभी को एक लिंक दिया जा रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके नए लोग भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा। 19 मिनट की वीडियो में आनापान साधना के तहत मन को एकाग्र करने के बारे में सभी को बताया जाएगा। साधना के पहले आपको बता दें कि विपश्यना साधना करने से पहले आनापान साधना की जाती है। आनापान जो सांसों की आवागमन की प्रक्रिया को ध्यान में रखने से होता है। आज बुद्ध पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण। वैशाख माह के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह 26 मई को है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था। पूर्णिमा के दिन बुधवार को ही वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि यह राजधानी में नहीं दिखेगा। देश के कुछ भागों में इसकी दिखने की आशंका है। जो ज्योतिषाचार्य राकेश झा ने बताया, साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:15 पर आरंभ होगा, जो संध्या के 6:23 पर खत्म हो जाएगा। ग्रहण का मध्यकाल शाम 4:49 पर होगा। प्रथम चंद्र ग्रहण की अवधि करीबन 3 घंटे 8 मिनट तक हो सकता है। ग्रहण भारत के पूर्वी छोर अगरतला, ईटानगर, गुवाहाटी, कोलकाता, पुरी, कोणार्क, दुर्गापुर के अलावा अमेरिका आदि जगहों पर भी साफ रूप से दिखाई पड़ेगा। बीएड में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि विस्तारित कर दी गई है। नोडल सेंटर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है और कहा है कि अब छात्र छात्राएं 5 जून तक बिना अतिरिक्त शुल्क के ही आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 6 से 8 जून तक मौका दिया जाएगा। नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक मेहता ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के कारण आवेदन की तिथि को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 9 और 10 जून को आवेदन को एडिट करने का विकल्प दिया जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपकू आंदोलन की शुरुआत की थी और पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की थी, उनका मानना था कि ये पेड़ ही हमारे प्राणदाता हैं। उनसे ही प्राणवायु प्रवाहित होता है, जिसे हम प्राणवायु के रूप में लेते हैं और इसी से हम सभी मानव जाति की रक्षा होती है। इसलिए उन्होंने पेड़ों को बहुत महत्व दिया। पाटलिपुत्रा परिषद की ओर से मंगल तालाब परिसर में 51 पौधे लगाकर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को याद किया गया। संस्था के महासचिव संजीव कुमार यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की और साथ ही साथ पाटलिपुत्रा परिषद के अन्य सदस्य भी उनके साथ इस मौके पर उपस्थित थे। दानापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर दिल्ली से इस्लामपुर जाने वाली स्पेशल मगध एक्सप्रेस में एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अन्य यात्रियों ने उसे कोरोना पॉजिटिव समझकर वहां से दूर हटना सही समझा। सभी डर गए। कोरोना संक्रमण के डर से उक्त यात्री के पास कोई भी नहीं जा रहा था। यात्रियों द्वारा तत्काल रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची रेलवे कर्मचारी मेडिकल की टीम तो बीमारी यात्री को बर्थ पर अचेत पाया। मेडिकल टीम ने ट्रेन से उतारकर उस यात्री को एम्बुलेंस से रेल अस्पताल में उसका इलाज भी करवाया, जहां पर उसका उपचार तथा पीड़ित की पहचान की गई। इलाज के बाद इसकी पहचान भोजपुर निवासी माता प्रसाद के रूप में की गई। दानापुर में स्कॉर्पियो से 135 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। रूपसपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र भट्टा पर इलाके के एक स्कॉर्पियो से अलग अलग ब्रांड के 135 बोतल अंग्रेजी शराब के बरामद किए। इसके साथ पुलिस ने एक पल्सर बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस वाहन के बारे में फिलहाल छानबीन में लगी है। फिलहाल पुलिस अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराकर कार्रवाई में जुटी है।
बताया जाता है कि रूपसपुर भट्टापर में शराब की आपूर्ति करने को लेकर स्कॉर्पियो से कारोबारी के आने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करने को लेकर पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही धंधेबाज स्कॉर्पियो छोड़कर भाग खड़ा हुआ। थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार ने बताया कि 135 बोतल शराब इस स्कॉर्पियो से बरामद की गई है। कोरोना काल में बढ़ी साइबर ठगी। जी हां, साइबर ठगी लगातार हो रही है कोरोना काल में, और सबसे ज़्यादा निशाने पर पुलिस और नेता हैं। कोरोना काल में साइबर ठगी के मामले बढ़ गए हैं। पिछले एक पखवाड़े में राज्य सरकार के मंत्री समेत पुलिस के आधा दर्जन वरीय अधिकारियों का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसों की मांग की गई। नया मामला पुलिस मुख्यालय के डीजी और सीनियर आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार का है। इसकी शिकायत आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से भी की गई। ईओयू के अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साइबर ठगों का पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसके पूर्व सोमवार को आईपीएस अधिकारी व बेगूसराय सशस्त्र पुलिस बल में कमांडेंट मनोज तिवारी का भी फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसों की मांग की गई। उन्होंने खुद भी अपने अकाउंट से इसकी तस्दीक की थी और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। लॉकडाउन और बेहतर प्रबंधन से दी जा रही है कोरोना को मात, यह कहना है मंगल पांडे का। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन व बेहतर चिकित्सीय प्रबंधन के कारण संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वहीं काफ़ी संख्या में लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घर को वापस लौट रहे हैं। बावजूद स्वास्थ्य विभाग कोरोना के ब्लैक फंगस जैसी महामारी से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना और उसके साथ आवश्यक उपकरणों से अस्पताल को सुसज्जित करना भी, ताकि आने वाले समय में ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का बेहतर उपचार हो सके। जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने किया प्रदर्शन। जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने पप्पू यादव की रिहाई को लेकर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रघु प्रताप सिंह के नेतृत्व में बेड़ी हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। आर्ट कॉलेज से तारामंडल तक बेड़ी पहनकर निकले नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार हिटलर के रास्ते पर चल निकली है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने कहा कि सरकार राजीव प्रताप रूडी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। पूरे भारत में बिहार बना नंबर 1। जी हां, कोरोना टीकाकरण के मामले में युवाओं ने मारी है बाजी। बिहार के युवा हो गए हैं अव्वल कोरोना के टीकाकरण के मामले में। 18 से 44 उम्र वाले 15 लाख लोगों का हुआ है टीकाकरण। युवा आबादी के टीकाकरण में बिहार ने देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। 9 जनवरी से 25 मई के बीच 18 से 44 उम्र वाले 15,000 लोगों के बीच टीकाकरण किया गया। इस आयु वर्ग के 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। इस आयु वर्ग के टीकाकरण में राजस्थान अब दूसरा स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार की शाम जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अब तक 14,000 के आसपास टीकाकरण हुए हैं, जबकि बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार की शाम को जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में महज 14 लाख ही वैक्सीनेशन हुए हैं, जबकि बिहार ने 15 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन कराकर बाजी मार ली है। आशा है कि बिहार कोरोना से जल्द मुक्त होगा और युवा भी आगे बढ़कर देश की बागडोर संभालेंगे। फिर शाहरुख खान संग बन सकती है दीपिका की जोड़ी। हिंदी सिनेमा में गोविंदा, करिश्मा कपूर, अनिल कपूर, श्रीदेवी, सलमान खान, माधुरी दीक्षित समेत कई ऐसी ऑन स्क्रीन जोड़ियां हैं जिनकी लोकप्रियता को देखते हुए निर्माताओं ने उन्हें बार बार स्क्रीन पर दिखाया ताकि वो लोगों का प्यार हासिल कर सकें।
अब खबर है कि ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है हमें रुपहले पर्दे पर। हाल में ही खबरें आई थी कि संजय लीला भंसाली शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अब पता चला है कि संजय की बातचीत उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म बैजू बाबरा के लिए हो रही है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए संजय को अपनी स्वीकृति दे दी है। अब संजय इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका को कास्ट करना चाहते हैं। उन्हें 1952 में बनी विजय भट्ट निर्देशित फिल्म बैजू बाबरा की रीमेक में दीपिका को महिला डकैत रूपमती के किरदार का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए दीपिका और संजय के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं, आपस में कई बार बातचीत हो चुकी है, जिसके सकारात्मक परिणाम अभी आने की उम्मीदें हैं। हालांकि इस फिल्म के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान संजय लीला भंसाली की तरफ से नहीं आया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल व टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के लंबे दौरे पर जाने से पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली फुटबॉल खेलकर मुंबई में अपना क्वारंटाइन समय व्यतीत करते नजर आए। इंटरनेट मीडिया में कोहली ने वीडियो शेयर किया जिसमें वह गजब की फुटबॉल किक जमाते दिखे। कोहली इस किक के जरिए गोल करना चाहते थे, मगर गेंद गोल पोस्ट के ऊपरी हिस्से पर जा लगी। इसके बाद कोहली ने ऐसी किक के जरिए गोल करने का चैलेंज भी लोगों को दिया। हम बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स को जानते हैं जिन्होंने अपनी इंसानियत और दरियादिली से लोगों के दिल में अपना घर बनाया है। ऐसा ही एक वाकया भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान के बारे में भी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान की पत्नी ने इंटरनेट मीडिया में यह तस्वीर पोस्ट की। इसमें उन्होंने अपने चेहरे को धुंधला किया हुआ है। इस पर लोगों ने इरफान को ट्रोल करना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीज़ें कहने लगे। इस पर इरफान ने जवाब दिया कि वो मेरी पत्नी है, ये उसकी मर्ज़ी है, वो खुद के चेहरे को ब्लर करे, मैं उसका साथी हूँ, उसका मालिक नहीं। इस जवाब से उन्होंने अपने सभी फैंस का दिल जीत लिया। जी हाँ, जब आप अपने पार्टनर की इज्जत करते हैं, अब अपनी लाइफ पार्टनर की केयर करते हैं, तो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं, रोकते नहीं। बहुत ही अच्छा और शानदार जवाब दिया पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने। भाजपा नेता ने पुत्र के साथ डॉक्टर को पीटा, भेजे गए जेल। भाजपा व्यवसाय मंच के क्षेत्रीय प्रभारी संजय पांडे ने और उनके पुत्र सत्यम पांडे को चिकित्सक के साथ मारपीट के आरोप में जेल भेज दिया गया। बगहा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएमसीएच के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने उनके विरुद्ध मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने बताया कि पिता पुत्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि नोडल पदाधिकारी टीकाकरण का काम देख रहे थे। इसी बीच पिता पुत्र वहां पहुंचे और चिकित्सक से पूछा कि टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि सर्वर डाउन है, जैसे ही सर्वर ठीक होगा टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। इस बात से नाराज होकर दोनों चिकित्सक के साथ गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की। लोगों ने बीच बचाव करने का मामला शांत करने का भी प्रयास किया। पीड़ित चिकित्सक ने इस संबंध में नगर थाने को आवेदन देकर घटना की जांच व दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नगर थाना अध्यक्ष आनंद ने बताया कि आवेदन के आलोक में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने पिता पुत्र को बगहा जेल भेज दिया है। ससुराल की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही दुल्हन ने तोड़ा दम। बिहार शरीफ में सोमवार की रात जिसके नाम का मांग में सिंदूर भरा, उसी के चौखट लांघने से पहले मंगलवार को नवविवाहिता ने उसकी ही चौखट पर दम तोड़ दिया। हर किसी के दिल को झकझोर देने वाली यह घटना सोहासराय मोहल्ले में बंधु बाजार मोहल्ले की है। उसकी मौत के बाद मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी।
ससुराल वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, नवविवाहिता की ननद ने उसके सारे गहने उतार लिए और पति ने उसके शव को एम्बुलेंस से मायके भेज दिया। नवविवाहिता के साथ उसका भाई भी आया था। नवादा के बाहरी घाट में शव का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार सोहासराय थाना क्षेत्र के बंधु बाजार निवासी मनोज पंडित के पुत्र विकास की शादी सोमवार की रात नवादा शहर के गोला रोड निवासी गोपाल पंडित की पुत्री आरती से हुई थी। मंगलवार की सुबह दुल्हन ससुराल पहुंची। उसे गाड़ी से उतारकर घर के अंदर ले जाने की रस्म चल रही थी। उसी दौरान दुल्हन की तबीयत बिगड़ने लगी। वह गश खाकर गिर पड़ी। उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान परिवार के लोगों ने कोरोना के भय से आशंकित हो दुल्हन की कोरोना की जांच भी कराई, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। पर इन सब बातों के बीच ससुराल वालों का जो रवैया दुल्हन के प्रति था, वो सच में बड़ा अमानवीय था। कैमूर जिले में डांस कर रही नर्तकियों की फोटोग्राफी पर हुई जमकर मारपीट। सदुल्लाहपुर गांव में सोमवार की रात आई बारात में द्वार पूजा के दौरान ग्रामीण डांस करती नर्तकियों की फोटोग्राफी कर रहे थे। बारातियों ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्ष में हिंसक झड़प हो गई। कुछ ही देर में विवाह कार्यक्रम स्थल रणभूमि में तब्दील हो गया। ईंट पत्थर से लेकर लाठी डंडे तक चले। गांव वालों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट में दूल्हा और समधी सहित दर्जन भर लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। बाराती पक्ष के लोग उसी समय साथ में आई नर्तकियों के साथ बगैर खाना खाए वापस लौट गए। गांव वालों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। दूल्हा व उनके पिता भी बिना शादी किए वापस लौट रहे थे, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शादी का यह समारोह संपन्न हुआ। रोहतास में जिला करगहर थाना क्षेत्र 19 गांव से बारात रामगढ़ के सदुल्लाहपुर गांव में बंशीधर मिश्रा के घर आई थी। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष ऋषिराज ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस बल को वहां पर भेज दिया गया। पुलिस की मौजूदगी की वजह से मामला शांत हुआ और शादी भी हो गई।